Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn 10th standard social science geography. Okay, so let's open the geography chapter number 1. Okay, dear students, in 10th standard social science, the first portion is geography and the first chapter of geography is resources and development. Here the mean of resources means all those things that we get from the earth naturally. ओके जो हमें पृथ्वी से नेचुरली हमें जो चीज़ें मिलती हैं हम उसे बोलते हैं रिसोर्सेज इन वेरी कॉमन मीन संसाधन एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास. यू नो वेल कि जिसके पास जितना ज़्यादा रिसोर्सेज होगा उस कंट्री का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा बेहतर होता है. राइट. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सो लेट्स लुक एट द वन फर्स्ट पॉइंट, our relationship with natural resources. What is the relationship? How, which kind of relationship we have with our natural resources? In this point we have to study. So focus here. Okay, come on. Humans are an integral part of the natural world. Like other organisms, they enjoy and use nature's bounty such as air, water, fruit, flowers and other animals. यू नो वॉट कि हमें नेचर से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है किससे? नेचुरल रिसोर्सेज से और नेचुरल वर्ल्ड से. और नेचर से ह्यूमन बींग्स को क्या क्या चीज़ मिल जाती है? एयर, वाटर, फ्रूट, फ्लावर्स एंड अदर एनिमल्स. हाउ एवर ह्यूमन डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे कॉन्शियसली चेंज नेचर टू सूट देयर नीड्स. बाकी अदर ऑर्गेनिजम से जो ह्यूमन बींग है इसलिए अलग होता है क्योंकि वह अपने आप को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकता है? बदल सकता है. ठीक है. वेल, दे यूज नेचर्स मटेरियल्स टू मेक टूल्स एंड यूज दीज टूल्स टू प्रोड्यूस द थिंग्स दे वांट. क्या होता है? जितने भी नेचुरल मटेरियल्स होते हैं उन नेचुरल मटेरियल्स का उपयोग करते हुए ह्यूमन बींग्स क्या बनाते हैं? टूल्स बनाते हैं. राइट. और टूल्स बनाने के बाद वो क्या करते हैं? वे सभी चीज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जो कि वो चाहते हैं. राइट. ओके, तो नेचुरल रिसोर्स का उसने मटेरियल का यूज़ क्या किया? टूल्स बनाया और टूल्स से अपने आप के जो भी जो लग्जरियस थिंग्स वो चाहता है, जो भी चीज़ें वो चाहता है प्रोडक्ट के रूप में वो बना लेता है. द नेचुरल मटेरियल्स दे यूज़ आर कॉल्ड रिसोर्सेज. ओके, वही नेचुरल मटेरियल, ठीक है, जिसे वो यूज़ करता है, ठीक है, उसे रिसोर्सेज कहते हैं. तो ध्यान रखना, नेचुरल मटेरियल्स. व्हाट इज द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर द नेचुरल मटेरियल. ओके, वेल, so here we understood the students that the natural materials are called the resources. For example, in prehistoric times human chipped stones to make sharp tools and used these tools to hunt. okay, स्टोन से टूल्स बनाते थे और उसी से हंटिंग करते थे. डिग रूट्स एंड ट्यूबर्स, जो पेड़ पौधे होते थे उनकी रूट को खोद कर, ठीक है, उनको खाते थे, है ना, और यूज़ में लेके आते थे. मेक बास्केट्स फ्रॉम बम्बूज एंड सीव क्लॉथ फ्रॉम एनिमल हाइट्स. वेल, बम्बू से वो बास्केट बनाते थे और एनिमल के जो वो होती थी, चमड़ी होती थी, उससे वो क्लॉथ्स बनाते थे. सो व्हाट वर दे वर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन दैट टाइम. Thus, the natural resources they used in those days were stones, bamboo, animals, hides, etc. तो उस समय जो उन्होंने प्रकृति से लिया वो ये सारी चीज़ें थी. ओके, प्री हिस्टोरिक टाइम में जो नेचुरल रिसोर्स हुआ था, क्योंकि देखिए क्या नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है, जिसको आप उपयोग में ला पाएंगे वही तो आपका रिसोर्स कहलाएगा. ठीक है. तो प्री हिस्टोरिक टाइम में जो एनिमल होते थे वो सिर्फ स्टोन, बम्बू और एनिमल हाइड्स को ही उपयोग में ला पाए. दिस इज वाई इन प्री हिस्टोरिक टाइम दे वर द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द ह्यूमन बींग. अंडरस्टैंड? वेल, ह्यूमन एक्सपेंडेड द रेंज ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ ओवर द ईयर्स. लगातार ह्यूमंस ने अपनी प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटीज़ को क्या किया? बढ़ाते चले गए ह्यूमन बींग्स. दे बिगन टू रियर एनिमल्स एंड फॉर्म द लैंड्स. उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया और खेती करना शुरू किया. राइट. वेल, वाइल अर्लियर दे अल्टर्ड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक स्टोन्स, दे नाउ बिगन टू अल्टर एंड यूज लिविंग बींग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. और उस टाइम में कुछ समय बाद, है ना, अर्लियर
उसके थोड़े समय बाद उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स लाइक स्टोन्स को बदल कर क्या उन्होंने किनका यूज़ करना शुरू कर दिया, प्लांट्स का उपयोग करना शुरू कर दिया, एनिमल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। दे यूज देयर टूल्स टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड लेवल द लैंड। दे सेलेक्टेड सीड्स एंड सोड देम इन अ लैंड। उन्होंने फॉरेस्ट को कट किया, लैंड सरफेस क्रिएट किया एंड सीड्स लेकर उसे सो किया। सो मीन्स बोना, ठीक है, उन्होंने बुआई की और उसके बाद खेती का काम शुरू हुआ। द प्लांट्स ग्रीव, फ्लावर्ड एंड बोर फ्रूट्स विच वर फूड ग्रेन। ओके, पौधे लगे, बड़े हुए, उनमें फूल लगा, फिर उसके बाद उसमें फल लगे और इस तरीके से खेती शुरू हुई। वेल, ह्यूमंस हार्वेस्टेड द क्रॉप एंड फ्रूट क्रॉप एंड बिल्ट हाउस टू स्टोर द ग्रेन। उन्होंने क्या किया, ठीक है, हार्वेस्टिंग करना शुरू किया, क्रॉप को हार्वेस्ट करते थे और एक घर बनाया जहाँ पर वो फूड को, ग्रेन को क्या करते थे, स्टोर करते थे। देयर हाउसेस ग्रीव इनटू सेटलमेंट। और धीरे 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 उनका जो घर था किसमें कन्वर्ट होने लगा, सेटलमेंट में। अब वो धीरे से एक स्टेबल पर्सन के रूप में ग्रो करने लगे, राइट। In this way, the range of natural resources that human used kept expanding and the ability to harness these resources kept improving. तो इस तरीके से क्या हुआ, जैसे जैसे जो ह्यूमन बींग्स थे उनका सेटलमेंट बढ़ता गया तो रिसोर्सेज क्या होते गए, उनके बढ़ते गए, ठीक है, और वो लगातार अपने उस रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट लाते गए, ठीक है, उसको यूज़ करने के तरीके में। हिस्टोरियंस कॉल दिस एज व्हेन ह्यूमन बिगेन टू domesticate animals and cultivate crops, the Neolithic Revolution। इस वर्ड को आप याद रखेंगे, Neolithic Revolution किसे कहते हैं, तो Neolithic Revolutions when the human being started domesticate animals and cultivate crop। जब लोगों ने, जब मनुष्य ने जानवरों को पालना शुरू किया, डोमेस्टिकेट मतलब जानवरों को पालना शुरू किया, और क्रॉप को कल्टीवेट मतलब फसल का उत्पादन शुरू किया, ठीक है, खेती करना शुरू किया, उसी एज को क्या बोला गया, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अंडरस्टैंड, ये वर्ड आप याद रखेंगे। इट बिगन अबाउट 10,000 ईयर बैक। लगभग 10,000 साल पहले ये घटना हुई थी। ह्यूमन एक्वायर्ड न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स एंड बिगन प्रोड्यूसिंग मैनी न्यू थिंग्स ऑन अ बिगर स्केल। लोगों ने नई नई स्किल्स को एक्वायर किया, एक्वायर करना मतलब अर्जित करना, ठीक है, नए नए स्किल्स को एक्वायर किया, अच्छी टेक्निक को एक्वायर किया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो प्रोड्यूस करते थे, जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते थे, अब उसका स्केल काफ़ी बढ़ चुका था, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने लगे थे। दीज इंक्लूडेड यूटेंसिल्स मेड बाय बेकिंग क्ले, क्लॉथ्स मेड बाय स्पाइनिंग एंड वीविंग फाइबर एंड न्यूमरस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉस एंड आयरन। और धीरे धीरे जो उनका जो उनका जो विस्तार था, एक्सपेंशन था, ठीक है, उन्होंने किस किस चीज़ को, यूटेंसिल्स भी बनाया बेकिंग क्ले के माध्यम से, क्लॉथ्स भी बनाया वीविंग करके, स्पिनिंग करके, और बहुत सारे और भी आर्टिकल्स बनाए, किससे, कॉपर से, ब्रास से और आयरन से। तो कॉपर, ब्रास, आयरन, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में अब ह्यूमन बीइंग यूज़ करना शुरू कर चुके थे, राइट। ओके, नेक्स्ट, there is one of the question, look at here. What do you think were the natural resources used the early farmers and artisans? Make a detailed list, ठीक है। What do you think, आप क्या सोचते हैं, were the natural resources used the early farmers and artisans? क्या जो पहले के लोग थे, अर्ली फार्मर्स थे, आर्टियंस थे, ठीक है, क्या वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते थे, ठीक है, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं और कौन कौन से चीज़ों को यूज़ करते थे, उसकी एक लिस्ट बनानी है। वेल, तभी रिसेंटली हमने पढ़ा, ठीक है, टूल्स बनाते थे, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने एनिमल हाइड्स का यूज़ करके उन्होंने क्या बनाया, क्लॉथ भी बनाया था, बम्बू बास्केट बनाया था। सो दीज ऑल वर द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, उस समय वो बनाते थे। इसकी आप लिस्ट बहुत ईजी वे पे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु ओन्स नेचुरल रिसोर्सेज। हु ओन्स नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का वास्तविक में वो किससे बिलोंग करेगा, मतलब वो किसका होगा, नेचुरल रिसोर्सेज किसका है, ठीक है। वेल, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स उस समय में, ठीक है, कि हु ओन्स नेचुरल रिसोर्सेज, और एक सिस्टम को डेवलप करके, ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमारे नेचर में एयर है ना, तो उस नेचर में जो हमारे एयर है
उसका उपयोग कौन कौन करेगा, किस तरीके से करेंगे, वाटर है उसको कौन कौन यूज़ करेगा, किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो अब देखो यूज़ करने के लिए यहाँ पर माइट इज़ राइट का जो कॉन्सेप्ट था उसको लागू नहीं किया, यहाँ पर लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया, ठीक है, कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज तो सभी का है, भाई सभी ह्यूमन बीइंग है और ये नेचर से मिल रहा है, तो नेचर में किसका अधिकार होना चाहिए, तो सभी का अधिकार होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, ह्यूमन बीइंग्स ने अपना एक इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी डेवलप किया, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका नेचुरल रिसोर्सेज को सभी लोग उपयोग करना शुरू किए। सो लुक एट हियर, हु ओन्स नेचुरल रिसोर्सेज एज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ह्यूमन लाइफ ग्रीव, क्वेश्चंस अरोज अबाउट हु शुड कंट्रोल दैम। लोगों की जिंदगी में नेचुरल रिसोर्सेज का महत्व जो है लगातार बढ़ता गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन आया कि आखिर इसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए, हाउ शुड दे बी यूज्ड एंड हु शुड बेनिफिट इट देयर फ्रॉम देयर यूज। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कौन करेगा, उसके बेनिफिट्स किसे मिलना चाहिए, ओके। डिफरेंट कम्युनिटीज़ आंसर्ड दीज क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज। अलग अलग प्रकार के लोगों की कम्युनिटीज़ ने अलग अलग आंसर किए। इन सम सोसाइटीज द पीपल इंजॉयड कलेक्टिव राइट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉर्म्ड कम्युनिटी लॉज एंड रूल्स टू यूटिलाइज देम जुडिशली। कुछ सोसाइटी के लोगों ने क्या किया, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो होते थे उसको लेकर एक कम्युनिटी बनाई, एक नियम लॉ बनाया, रूल्स बनाया, ठीक है, कि उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकेगा नियमानुसार, जुडिशियली, ठीक है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को अब कोई भी व्यक्ति अगर यूज़ करेगा तो नियम के आधार पर ही उसका उपयोग करेगा। दे कंसीडर्ड लैंड रिसोर्सेज एंड दे कंसीडर्ड लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर सोर्सेज एज कॉमन प्रॉपर्टी। उन्होंने लैंड को, फॉरेस्ट को और वाटर को कॉमन प्रॉपर्टी बता दिया, भाई सभी के लिए है। दीज सोसाइटीज सॉ नेचुरल रिसोर्सेज एज डिवाइन, नॉट एज समथिंग दैट दे कुड एक्सप्लॉइट फॉर देयर पर्सनल यूज़। उन्होंने सभी नेचुरल रिसोर्सेज को एक डिवाइन के रूप में बता दिया, मतलब एक पवित्र चीज़ के रूप में बता दिया, उसका कोई शोषण नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी उसे अतिरिक्त मात्रा में उपयोग नहीं कर सकता। इस बात के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक प्रकार से लॉ बनाया, ठीक है। वेल फॉर देम दे लैंड ट्री, द लैंड, ट्री, रिवर्स, ओशियंस, एनिमल्स एंड माउंटेन्स वर गॉड एंड गॉडेज हु प्रोवाइडेड देम देयर लाइवलीहुड, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में उन्होंने क्या किया, ठीक है, उस सोसाइटी के लोगों ने ट्रीज को, लैंड को, रिवर्स को, ओशियंस को, एनिमल्स को, माउंटेन्स को गॉड एंड गॉडेज का नाम दे दिया डिवाइन बनाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को डिवाइन मानते हैं, ठीक है, पवित्र मानते हैं, उसकी हम पूजा करने लगते हैं, तो हम उसके प्रति एक आस्था रखते हैं, एक श्रद्धा रखते हैं, उसके प्रति हमारी एक केयर होती है, राइट, ऐसा होता है। वेल तो नेचुरल रिसोर्सेज को सोसाइटी ने क्या कन्वर्ट कर दिया, एज अ डिवाइन, राइट, जिससे उसका एक्सप्लॉइट होना, उसका शोषण होना बंद हुआ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, देयर इज वन ऑफ द पिक्चर, फिगर नंबर 1.1, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। नेचुरल रिसोर्सेज किस किस को बोला गया, देखिए जैसे वाटर, एनर्जी ड्रिंकिंग वाटर, इसे एनर्जी ड्रिंकिंग वाटर बोला गया। ऑयल को क्या माना गया, एनर्जी फ्यूल माना गया। फॉरेस्ट को क्या माना गया, वुड, फूड, मेडिसिन्स, वुड पल्प, रबर, हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को किसके लिए कंसिडर किया गया, फॉरेस्ट को, क्योंकि इससे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वेल इसी तरीके रॉक्स को क्या माना गया, शेल्टर कंस्ट्रक्शन के लिए आज भी यूज़ होता है, ठीक है। जो गिट्टी होती है, ठीक है, वो कहाँ से आता है आपका, रॉक से आता है, चट्टान से आता है, ठीक है। मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स होते हैं उससे क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ग्लास बनते हैं, बॉक्सेस बनते हैं, अर्दन वायर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। वेल तो ये कहाँ से, मिनरल से बना, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। वेल सॉइल से हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एनिमल से क्या होता है, हमको फूड भी मिलता है, कुछ जानवरों को हम खाते हैं। वेल एज अ फूड दे आर यूज्ड, एज वेल एज वी गेट अ वूल, ओके, सीप से हमें वूल मिलता है, विच इज़ यूज्ड टू मेक द क्लॉथ्स, right, so these all are the resources, okay, and they are the categories of their particular uses, okay, and these all resources are called the natural resources and their use. Now let's come to the point for the description. Okay, in these societies everyone had access to natural resources, but not one had the right to exploit them irrationally or irresponsibly. Well,
उस समय सोसाइटी में ये नियम था कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते, यूज़ कर सकते हो, बट किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा उसको किसी भी अनुपात में इरेशनली, मतलब बिना किसी अनुपात के आप उसको निकाल लो, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी जिम्मेदारी के इसकी उसका उपयोग में ले आओ, तो ऐसा करना वहाँ प्रोहिबिट था, मना था। अंडरस्टैंड? In some societies, the community did not control natural resources. Control lay in the hand of a few people. कुछ ऐसे जगह थे, ठीक है, जहाँ पर कम्युनिटी का कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज पे नहीं था, वहाँ पर कुछ लोगों का कंट्रोल था। A small class of land owners owned the land and reaped the benefit by making the common people farm their land. ठीक है, जो लैंड ऑनर्स हुआ करते थे, जो यहाँ पर माइट इज़ राइट की बात आने लगी है ना, तो पहले जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो गई तो वो क्या करता था, वो व्यक्ति लोगों से उसकी खेती करवाता था और वहाँ से जितनी फसल होती थी उसको रख लेता था। इन सम सोसाइटीज़ किंग्स मैनेज द लैंड एंड इरीगेशन रिसोर्सेज एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड द टेरिटरी। कुछ जगहों पे राजा जो हुआ करता था, ठीक है, राजा ने भी क्या किया, इरिगेशन का रिसोर्सेज कंट्रोल अपने हाथ में लिया और वहाँ की टेरिटरी को सेल्फ ही प्रोटेक्ट करने लगा, ठीक है, वहाँ के लैंड को। एंड इन टर्न टूक अ लार्ज शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज टैक्सेस। और वहाँ का जो राजा हुआ करता था, वहाँ के जितने भी लैंड्स जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होता था उसको टैक्स के रूप में वो कलेक्ट करता था। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ग्रीव इन दिस सोसाइटीज एज पीपल एक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज इन कॉम्प्लेक्स वे। तो वहाँ पर जो ह्यूमन की जो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, वहाँ पर सोसाइटी में एज पीपल एक्सप्लॉयटेड रिसोर्स इन कॉम्प्लेक्स वे, कई अलग अलग तरीके से वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन एफर्ट को क्या किया जाने लगा, एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल, क्योंकि पहले क्या बात कही गई थी कि लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट पे सभी का अधिकार होगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, किंग ने अपना एक लैंड रख लिया अपने माइट ताकत की दम पे, इसी तरीके से लैंड ऑनर्स ने ज़मीन रख लिया, उसका बेनिफिट खुद लेने लगा। टाउन्स एंड सिटीज़ विद लार्ज बिल्डिंग्स डेवलप्ड एज ट्रेड ग्रीव एंड आर्ट एंड कल्चर फ्लोरिस्ड। जब बड़े शहर बने, टाउन्स बनने शुरू हुए, ठीक है, तो वहाँ पर तो क्या हुआ, एक बड़ा डेवलपमेंट वहाँ पर बढ़ता गया, बिजनेस व्यापार बढ़ता गया और कल्चर भी अपने चरम अवस्था में पहुँचा, ठीक है, अपनी शाइनिंग अवस्था में पहुँचा। The growth and spread of population over the years led to the foundation of the first empires. और इस तरीके से धीरे 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 पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से यहाँ पर कई सालों बाद क्या हुआ, फर्स्ट एम्पायर मतलब प्रथम साम्राज्य स्थापित हुआ, ठीक है। साम्राज्य स्थापित कैसे हुआ, भाई पॉपुलेशन जहाँ पर एक जगह पर रहकर काम करेगी, टाउन बनाएंगे, किंग एंड किंगडम बनेगा, तो वहाँ पर फर्स्ट एम्पायर बनना शुरू हुआ। हाउ एवर दिस सोसाइटी एक्सपीरियंस्ड वाइडनिंग इंटरनल डिस्पैरिटीज that resulted in society inequality, class caste differentiations, slavery, subjugations of women etc. अब यही कारण था कि जैसे ही साम्राज्यवाद की स्थापना हुई, एम्पायरशिप बढ़ा, तो समाज में क्या होने लगा, यहाँ पर इनइक्वलिटी जनरेट हो गई, ठीक है, और वहाँ पर डिस्पैरिटीज़ भी जनरेट हुई, आंतरिक रूप से कलह शुरू हुआ, कास्ट सिस्टम ले आया गया, स्लेवरी बढ़ गई, ठीक है, दास प्रथा बढ़ गई, ठीक है, वुमेन्स को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। तो इस तरीके से बहुत सारे डिसऑर्डर्ड क्या हुए, जैसे जैसे एम्पायरशिप बढ़ा, जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ये सारी चीज़ों का चलन में आने को हमको देखने को मिला, ठीक है, इन दैट अर्ली एज। वेल, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ध्यान रखेंगे, सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अगला रेवोल्यूशन था, पहले नंबर का रेवोल्यूशन कौन सा कहलाया था, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ध्यान रखना, पहला रेवोल्यूशन क्या था, विच इज कॉल्ड द फर्स्ट रेवोल्यूशन। नियोलिथिक रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द ह्यूमन लाइफ वेयर पीपल स्टार्टेड cultivating as well as the domesticating the animals. Okay, that was the Neolithic revolutions. And in the same sequence, industrial revolutions taken place in the world, okay, which began about 250 years ago. Just 250 साल पहले industrial revolution बना। Well, factories were set up to the produce goods on a large scale. These factories required vast quantities of raw materials
and fuels which led to a sharp rise in the demand of natural resources। क्या हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज लग गई, वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाने लगे। अब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। द फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज़ अ फ्यूल, राइट। फ्यूल होगा तो आपके जो मशीन्स होंगी वो काम करेंगी, राइट। तो मशीन को काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ी और नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी। इसलिए नेचुरल रिसोर्स का डिमांड अचानक से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण बढ़ गया। द नेशंस दैट वर इंडस्ट्रियलाइजिंग इन द 19th century began to look for new raw material sources to keep their factories running। और उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण 19th century के शुरुआत में क्या हुआ, अधिक और नए रॉ मटेरियल्स रिसोर्सेज के कारण, ठीक है, उसकी डिमांड और बढ़ गई ताकि फैक्ट्रीज़ को लगातार चलाया जा सके। ठीक है, जहाँ पर मान लीजिए एक फैक्ट्री कहीं पर स्टेबल की गई, ठीक है, मान लीजिए हमारे टाउन में स्टेबल की गई, अब यहाँ जितना रॉ मटेरियल था, नेचुरल रिसोर्सेज था, उसको तो उपयोग करके हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हो गए हैं अपने पर्टिकुलर एरिया में खत्म, तो अब क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू लुक समवेयर एल्स, वी हैव टू विजिट समवेयर एल्स to let our factory run, right? It will happen. Well, next they sent their scientists and geologists on exploratory expeditions to all corner of the globe to identify countries rich in natural resources। और इस चक्कर में क्या हुआ, all those industrial revolutionary countries, especially the European countries, just sent the scientists, geologists, okay, to search इन ग्लोब, मतलब पूरे पृथ्वी में उन्होंने हर जगह लोगों को भेजा कि आप जाइए पता करके आइए कहाँ पर किस कंट्री में बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्स है, राइट। ये सब होता चला गया। दीज नेशंस बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड्स नेचुरल वेल्थ वाज रिसोर्स दैट इट हैड टू बी यूज्ड टू द फुल। द रिसोर्सेज वर टू बी एक्सप्लॉयटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शंस in their factories and thus improve the living standard of people. They also believed that scarcity of raw materials could be managed by, okay, so you know what happened, यहाँ पर धीरे से क्या हुआ, जो नेशंस ये बिलीव करते थे कि वर्ल्ड्स नेचुरल वेल्थ का जो रिसोर्स है, ठीक है, उसे पूरे तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है, उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। बहुत सारे नेचुरल बहुत सारी फैक्ट्रीज और स्टेबल की ताकि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारा जा सके, ओके। और उनका ये बिलीव था कि रॉ मटेरियल्स की जो कमी है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स जो कमी है उसे मैनेज किया जा सकता है। कैसे मैनेज किया जा सकता है, लेट्स टर्न द पेज, okay, managed developing new technology and production techniques. They began to colonize countries across Asia, America and Africa and to exploit the natural wealth of these colonies. Okay, you know what, यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे वो जनरली रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के ठीक है जनक थे, वहाँ से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो उन्होंने रॉ मटेरियल की स्कैर्सिटी को दूर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस किया, ठीक है, ओके, प्रोडक्शन टेक्निक्स को और बढ़ाया। तो अब उन्होंने एशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में सभी जगह अपने कॉलोनीज़ बनाना शुरू किया, उपनिवेश करना उन्होंने शुरू किया, राइट। कॉलोनीज़ बनाए और वहाँ पर से नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। हाउएवर मैनी ऑफ दीज कॉलोनीज हैज़ ट्राइबल एंड agrarian societies that did not use their land and forest for industry or trade। ये कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर ट्राइब्स रहते थे, ठीक है, जो उन्होंने कभी भी फॉरेस्ट को, नेचुरल रिसोर्सेज को इंडस्ट्री या ट्रेड के रूप में उपयोग नहीं किया था। अनलाइक द इंडस्ट्रियल नेशंस दे डिड नॉट एक्सप्लॉइट नेचर फॉर कंजम्पशंस, दे बिलीव्ड नेचर वॉज डिवाइन। ओके, ये बात जो जितने भी ट्राइब्स होते थे, आपने आज भी देखा होगा कि ट्राइब्स एरिया में फॉरेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अभी भी वो पेड़ को एक डिवाइन मानते हैं, फॉरेस्ट को डिवाइन मानते हैं, राइट। इसलिए उन्होंने कभी भी फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं किया, लाइक यूरोपियन कंट्रीज। A class of belief system was thus inevitable because that one society saw a resources was not a resource for the others. Thus, the industrialist wanted to clear the forest to grow commercial crop. ओके, यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट जो चाहते थे कि फॉरेस्ट को हटा के यहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप यहाँ पर लगाया जाए, डाइवर्ट फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड फॉर माइनिंग,
यहाँ पर आप फॉरेस्ट को हटा दो, एग्रीकल्चर लैंड को हटा दो, वहाँ पर माइनिंग करना शुरू करो, वहाँ पर से मिनरल्स निकालना शुरू करो, एंड कंस्ट्रक्ट डैम अक्रॉस रिवर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारे उन्होंने डैम्स भी बनाना शुरू किया, राइट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ऑन द अदर हैंड द ट्राइबल पीपल वांटेड टू कंटिन्यू यूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज इन ट्रेडिशनल वे, मगर अभी भी जो ट्राइबल्स ये चाहते थे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से उपयोग में लेकर आए। दिस क्लास ऑफ कल्चर्स कंटिन्यू टू दिस डे, और यही जो क्लास था, ठीक है, यूरोपियन लोगों की जो थॉट थी कि नहीं उसको एक्सप्लॉइट करो, निकालो यूज में लेके और लाइफ को लग्जरियस बनाओ, वेयर एज द ट्राइबल्स दे वांटेड टू कंसीडर स्टिल द नेचुरल रिसोर्सेज एज द डिवाइन थिंग्स। Okay, so this is why one of the clash found between the industrialization countries as well as the tribal countries. Well, industrial community economists and scientists till 1950s believed that natural resources are inexhaustible and could be exploited limitlessly to increase society productivity. इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट जो थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1950 तक ये बात को बिलीफ सिस्टम में बना के रखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, इसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं किसी भी स्तर पे, बहुत सारा हम इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट द नेचुरल वेल्थ वॉज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, मगर अब यहाँ पर समस्या ये थी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसे कैसे बांटा गया था, अनइवनली बांटा गया था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पूरे विश्व में, अलग अलग सभी देशों का अलग अलग अधिकार था, ठीक है, विद सम प्लेस बीइंग रिचली इंडोव्ड एंड अदर हैविंग फ्यू रिसोर्सेज। अब इसमें हुआ क्या कि कुछ कंट्रीज के पास तो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज रह गया और कुछ कंट्री के पास कुछ भी नहीं रह गया। ट्रेड वॉज सीन एज सॉल्यूशन टू करेक्ट दिस इम्बैलेंस, तो यहाँ पर व्यवसाय को फिर एक माध्यम बनाया गया, ठीक है, कि भाई जो आपके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो अब क्या करिए, आप व्यवसाय करना शुरू करिए, ठीक है, ताकि आपके पास भी क्या हो सके, आपके पास आपकी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड आपका इंप्रूव हो सके। दिस वाज द मीन ऑफ जस्ट क्रिएटिंग दीज ऑल थिंग्स। वेल, एंड मेक नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू ऑल नेशंस, एंड नेचुरल रिसोर्सेज को सभी के लिए बनाया जा सके, उपलब्ध कराया जा सके। फॉर दिस द सोसाइटीज एंड स्पेशली द colonial countries they thought about and they just give a vision to the all those nations which didn't have the proper natural resources, okay, and in the absence of natural resources they were not highly developed and were just left with all living standard, okay, so this is why वहाँ पर उन्होंने उनको इंसिस्ट किया कि आप ट्रेड करना शुरू करिए। यही कारण है कि पूरे विश्व में फिर सभी देशों का व्यवसाय होना शुरू हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड? अभी तक आपने आप इस चैप्टर में इनिशिएशन में आपने समझा होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज के विषय में किस तरह के कॉन्सेप्ट थे, कितने 2 रेवोल्यूशन हुए, आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए, ठीक है। और शुरू में आपके जो स्टार्टिंग का जो टाइम था, प्री हिस्टोरिक टाइम्स था, उस समय भी लोग नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते थे, उसकी आप लिस्ट बना लीजिए। इस चैप्टर को एक बार फिर से आप रीड करिए, ठीक है। द ऑल कंटेंट्स आर वेरी इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। दिस शुड बी योर स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द ऑल कॉन्सेप्ट सो दैट यू मे इजी राइट द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ कीप स्टडिंग, स्टे एट योर होम एंड keep practicing with your teaching and studying. That's well. Thank you. We'll meet in our next video with the upcoming portion of the same chapter. Thank you.